कहे जाते और छत्तीसगढ़ ला एक और बात कहे जाते कि वो 23 साल के युवा घलो हरे। तो ऐसे में ये 23 साल के युवा होए के संगे संग अभी छत्तीसगढ़ में न केवल शिक्षा स्वास्थ्य बल्कि अनेक क्षेत्र में जो विकास है वो घलो देखे पर मिला थे। और वैसे में ये विकास के दौर ला चर्चा करे पर हमार जो 4 अलग अलग पहुना मन है वो मन हा घलो हवे। तो ओकरे मन ले जानबो कि ओकर मन के का कुछ कहना है। मैं आप ला बता दूं कि ये जो चर्चा है उमा अलग अलग हमार जो पहुना मन है वो जुड़ी और एमा जो चर्चा है वो घलो करिए। और आप ला बता दें कि हमार सबसे पहली एमा पारसनाथ साहू जी जो कि एक किसान हरे ओला मैं मंच में बुलाना चाहूँ। ओमन मंच में आए। एक संगे ही मुकेश पांडे जी ला घलो में बुलाना चाहूँ। ओमन हा मंच में घलो आवे। एक संगे ही तुषार गुहा जी से मैं अनुरोध करूँ कि ओमन हा घलो मंच में आए। एक अलावा मैं चाहूँ कि डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हरे ओ मन हा घलो मंच में आवे। काबर की स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग कार्य हुआ थे। तो ऐसे में का कुछ विकास हो है और का कुछ विकास होना चाहिए एला लेके घलो चर्चा करी। तो हम चाहबो कि हमार जो एंकर है प्रीता उपाध्याय जी वो मन घलो जावे और मन से चर्चा ला जो है हमार परिचर्चा ला आगू बढ़ावे। हम सत्र को आगे बढ़ाए उससे पहले तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आग्रह करूंगी कृपया मंचस्थ हों आकर अपनी सीट पर बैठे जिससे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। तो पारसनाथ साहू जी हमारे साथ रहेंगे जो कि किसान हैं। तुषार गुहा जो कि युवा है युवाओं की बात वो इस कार्यक्रम के जरिए रखेंगे। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा तमाम मेहमानों का। मैं चाहूँ कि प्रीता उपाध्याय जी जो है वो मंच में आए और हमारी जो परिचर्चा है वो ला घलो आगू बढ़ाए। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। इस सत्र का हम आगाज करते हैं और ये सत्र बेहद ही खास बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अभी इस पैनल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। ये कोई राजनीतिक मेहमान नहीं है। किसान हैं युवा हैं उद्योगपति है डॉक्टर हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तो विकास की रफ्तार में छत्तीसगढ़ को वो कहाँ देखते हैं और अगर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है तो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगर किसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है तो कैसे पिछड़ रहा है, कितना उन्नत छत्तीसगढ़ हुआ है और कितना उन्नत और उसे होने की आवश्यकता है। तो चलिए इस सत्र का हम समापन माफ कीजिएगा सत्र की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा वो पारसनाथ जी से रहेगा क्योंकि वो एक किसान है अन्नदाता है। तो अन्नदाता के साथ ही हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। पारसनाथ जी आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही है चूंकि आप अन्नदाता हैं कई तरह की चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती हैं और आप किसानों के बारे में ये बोला जाता है कि अन्नदाता के बिना हमारा जीवन नहीं होता। आप धरती से अमृत उत्पन्न करते हैं और वही अमृत से हम जीवित रहते हैं। पारस जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में आप कृषि क्षेत्र को कैसे देखते हैं, कितना उन्नत ये क्षेत्र हुआ है और कितना कार्य करने की और जरूरत अभी सरकार को है। देखो हमला राजनीतिक नेता बरोबर काव करे बर नहीं आए। हमन अपन बात ला झूठ करके बोले नहीं आए। हमन जौन बात रहते तेला सीधा सीधा बोलथन और सच बात तो ये है कि हमार किसान की स्थिति काफी दयनीय रही सब। पहले हमला हर काम करे बर कर्जा लेल पड़े, चाहे घर बनाए बर हो चाहे अपन लड़का के शादी करे बर हो। अतका आर्थिक स्थिति से हमारे कमजोर रहे कि ये सब काम करे बर हमारा कर्जा लेल पड़े। ओकर साथ साथ हमारे किसान के लड़का मन खेत जाए बर मना करे, किसानी से दूर भागे। 40 एकड़ 50 एकड़ के किसान के लड़का एक चपरासी बर दर दर भटके। परंतु जब से ये भूपेश बघेल के सरकार आई से एक आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई सब है और आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा था। वह पहली हमन धान मन काफी कम कीमत में बेचल पड़े, आज एक बहुत अच्छा कीमत मिलत है। और सबसे बड़े बात अभी जो निर्णय ले छत्तीसगढ़ सरकार है कि 15 कुंटल के जगह 20 कुंटल तो और ऊपर से हमन ला 2800 भी मिली
तो अतका निर्णय किसान हित में ले है, वो काबिल तारीफ है। और मैं कोनो राजनीतिक पार्टी के ये नहीं हूँ, अच्छा करी ओकर निश्चित रूप से प्रशंसा करूँ, गलत करी ओकर विरोध करूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान हित में जो छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल के सरकार काम करते है, उसने सभी पार्टी के नेता मन सोचे और किसान के अवहेलना कर ही ना होकर ये छत्तीसगढ़ का ये देश में ठिकाना नहीं है और पूरा देश के किसान जाग चुके हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आप सरकार की जो नीतियां हैं उनसे आप खुश है काफी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार मैं तारीफ करूं और जो ढंग से काम करते है, आज काफी बदलाव आया है। पूरा देश में सबसे ज्यादा अनाज के रेट हमारे छत्तीसगढ़ में मिला थे, तो मैं कैसे तारीफ नहीं करूं। बिल्कुल। मुकेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप सुन रहे थे पारसनाथ जी को, वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और तमाम उन्होंने खूबियां भी बताया कि जब पहले छत्तीसगढ़ था तो किस तरह की दिक्कतें किसानों को होती थी, लेकिन अभी जो सरकार की नीतियां हैं उनसे किसान को कितना फायदा हो रहा है, आर्थिक स्थिति किसानों की बेहतर हुई है। लेकिन अगर हम उद्योग की बात करें, चूंकि आप उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, उद्योग के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और अगर हम उद्योग नीति की बात करें तो कितना संतुष्ट आप नजर आते हैं? देखिए, उद्योग छत्तीसगढ़ राज्य की जब से स्थापना हुई है, हमारा सौभाग्य यह है कि कोई भी उद्योग तभी चल सकता है जब सरकारें स्थिर हो, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। हमारा सौभाग्य था कि छत्तीसगढ़ को पिछले 23 सालों में लगातार स्थिर सरकारें मिली है। तो सारी सरकारों का अपना एक योगदान तो रहा है छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बनाए बचाए रखने में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय 2 और राज्यों की स्थापना भी हुई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों की स्थिति कैसी है, ये देखने के लिए आप बाकी दोनों राज्यों को देख लीजिए तो अपने आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों की स्थिति शानदार है। 2018 में जब ये सरकार बनी, इसके पहले हर सरकार जब बनती है वो खूब सारे इन्वेस्टमेंट बाहर से लाना चाहते हैं। इसके पहले की सरकारें भी लेके आने की कोशिश की, उद्योग कुछ एमओयू हुए, पर वो धरातल पे नहीं हो पाए। मैं सरकार की सबसे बड़ी सफलता इस बात को मानता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार में इस सरकार के दौरान जितने भी एमओयू हुए थे, उन एमओयू में से 50% से ज्यादा एमओयू में कामकाज चालू हो गया है। 2024 के अंत तक हम तकरीबन 4 मिलियन टन स्टील, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में चूंकि स्टील है तो हम 4 मिलियन टन स्टील बना पाएंगे, जिसकी काम चालू हो चुकी है। और 4 मिलियन टन का मतलब है भिलाई स्टील प्लांट जैसा एक और प्लांट छत्तीसगढ़ में बाकी लोग लगा लेंगे। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। 120 से ज्यादा एमओयू हुआ है, लगभग 60,000 करोड़ का निवेश आएगा। 60,000 करोड़ के निवेश को केवल ऐसे नहीं देखना चाहिए। 120 प्लांट 1.5 लाख से 2 लाख रोजगार यहां पे पैदा कर सकेंगे। सुखद है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि किसान खुश हैं, उनके खेतों में काम हो रहा है। वो कम इसलिए है क्योंकि उद्योग खुश हैं, उद्योगों में काम हो रहा है। और स्टील एक ऐसा उद्योग है जिसमें अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड सभी प्रकार के कामगारों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुतायत थे। युवा हमारे कर्मशील हैं, उनको काम नहीं मिलता था, पलायन होता था। अगर आप पलायन के डेटा उठा के देखें तो पलायन का डेटा कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि घर के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के रेंज में उसके पास में कोई एक उद्योग है जहां पे वो काम करता है और अच्छा काम कर पा रहा है। एक और बड़ा हमारे साथ में भगवान की दया रही कि मिनरल रिच स्टेट है। स्टील भी है, बॉक्साइट भी है, कोयला भी है, हीरा भी है। तो पहले क्या होता था कि हम अपने रॉ मटेरियल को बेचते थे, रॉ मटेरियल खोदते थे और उसको उठा के बाहर भेज दिया करते थे। अब एक बड़ी अच्छी चीज हुई, मुख्यमंत्री महोदय से कई दफे की मुलाकात हुई। 2019 की जो पॉलिसी बनी थी, bespoke पॉलिसी, उस पॉलिसी के दौरान भी उनसे कई बार मुलाकात हुई। तो उनका बड़ा सीधा सीधा कहना यह था कि तुम लोग कैसी भी इंडस्ट्री लगाओ पर फाइनल प्रोडक्ट बना के दो, वैल्यू एडिशन करके दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये बहुत समझदारी मुख्यमंत्री के अंदर में, प्रधानमंत्री के अंदर में, दोनों के अंदर में ये समझदारी है। उद्योगों को बहुत अच्छा माहौल मिला है, उद्योग काम कर रहे हैं, वो दिखाई भी पड़ रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि किसी भी राज्य में अगर उद्योग का बढ़ावा होता है तो रोजगार के अवसर भी निर्मित होते हैं। अगर मैं रोजगार की बात करूं और युवाओं की बात करूं तो कितना संतुष्ट आप हैं अभी मौजूदा स्थिति में? युवा शक्ति से, युवा जी
देखिए, मैं अगर ये कहूं कि मैं 100% संतुष्ट हूं तो ये अतिशयोक्ति होगी। 100% संतुष्ट नहीं हूं। उसका एक छोटा सा कारण है, जैसे जैसे उद्योग यहां बनते चले गए, उन उद्योगों को जिस प्रकार की मेन पावर, मेन स्किल की आवश्यकता थी, तो उसको सिखाने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि एक मजदूर जो आए वो अनस्किल्ड लेबर के तौर पे आए और फिर धीरे धीरे वहां पे सीखे। ये क्रूड तरीका है, इसमें लंबा समय लगता है। दूसरा जो ज्यादा अच्छा तरीका है वो ये है कि यहां जैसे उद्योग हैं, उन उद्योगों के हिसाब से शिक्षा दी जाए। अभी शिक्षा जो है वो सार्वजनिक एकदम यूनिवर्सल शिक्षा है, वो रेडीमेड नहीं है, वो टेलर मेड होना चाहिए। अभी वो रेडीमेड है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं भी सरकार को इस और ज्यादा ध्यान देने की मुझे ये लगता है कि जैसे आत्मानंद स्कूल खोला गया, जैसे बच्चों के तमाम स्कूल खोले गए, इसके पहले के पैनल में भी बातें आई, मुझे लगता है कि खूब सारे ITI खोले जाए, उन ITIओं को उद्योगों के साथ संबंधित किया जाए, उनमें ऐसे कोर्स नहीं चलाए जाए जिस कोर्स का कोई महत्व नहीं है। तो एक इंडस्ट्री के साथ में, एक इंडस्ट्री को साथ में लेके एक कमेटी बनाई जाए कि आपको किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है और उस प्रकार का मेन पावर पैदा किया जाए। जी बिल्कुल मुकेश जी, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे बीच तुषार जी भी मौजूद है, उनसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। तुषार जी, आप युवा हैं और आपसे चर्चा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम खासतौर पर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो युवाओं पर खास फोकस करते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, चाहे राज्य में बेरोजगारी भत्ते की बात हो और तमाम जो ऐसे कार्यक्रम है, युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है तब से लगातार भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ सरकार का एक मकसद रहा है कि वो युवाओं के प्रति ध्यान दे रही है। शुरुआत में ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 15,000 शिक्षकों की नियमित भर्ती करी जाएगी। वो लगातार उन्होंने पूरी 15,000 शिक्षकों की नियमित भर्ती की और साथ ही साथ जो 1300 आज तक 15 वर्षों में कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की। और अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने देखा कि जब युवाओं के साथ भेंट मुलाकात किया, उसमें युवाओं ने बहुत सारे ऐसे बातें मुख्यमंत्री जी से कही कि सीधी भर्ती कृषि विभाग में होनी चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पेपर में पढ़ा कि कृषि में 558 पदों में व्यापम के जरिए डायरेक्ट भर्ती होगी। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले का न्यूज है कि जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो इंजीनियर के पद है वो भी व्यापम के जरिए डायरेक्ट भर्ती होगी। तो लगातार जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, देखा जा रहा है कि युवा हितैषी सरकार है। और अभी आप छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर अपेक्षाएं अनंत होती हैं और ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कितना भी काम कर लें, कहीं न कहीं हमें लगता है कि और काम करने की जरूरत है। तो ये बहुत स्वाभाविक चीजें हैं कि किसी भी सरकार से उसका नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति कितनी सुविधाएं चाहता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वाभाविक रूप से इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है शिक्षा के साथ। और किसी भी सरकार का ये एजेंडा होता है कि जन कल्याणकारी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने एजेंडे में बहुत प्राथमिक रूप से रखे। ये पहला उदाहरण है कि भूपेश बघेल जी ने उस समस्या को पहचाना और नक्सली समस्या से ज्यादा इसको कहा कि हमारे यहाँ महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण प्राथमिक तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए। सामान्यतः कोई सरकार इस चीज को स्वीकार नहीं करती है। भूपेश बघेल जी ने, जब तक आप समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसको सुलझा नहीं सकते। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, लोग ये समझते हैं कि मेडिकल कॉलेज बना दिए तो हमारे लिए स्वास्थ्य की बहुत सारी चीजें एड्रेस हो गई, लेकिन नहीं। यहाँ पर प्राथमिक तौर पर दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं, इस सबसे अच्छा उदाहरण है कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, ये इसकी शुरुआत हुई। पहले आपने देखा होगा कि जितने जवान नक्सली की गोली से नहीं मरते थे, उससे ज्यादा आदिवासी और जवान मलेरिया से मर जाते थे। बहुत सेरेब्रल मलेरिया इतना ज्यादा था कि बेहोशी की हालत में जवानों को और आदिवासियों को रायपुर ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन ये अभियान की शुरुआत हुई। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा सरगुजा और बस्तर मलेरिया मुक्त अभियान से विश्व में रोड मैप समझा जाता है कि यहाँ पर हम मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बहुत
परीक्षा का समय था वो कोविड काल था, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। तो जो मॉडल छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था वो बहुत खरा उतरा। न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों ने काम किया, आप अकेले की स्वास्थ्य क्षेत्र को नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसे समय में आपको सामाजिक संस्थाओं की, जनप्रतिनिधियों की, हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की और ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जब आप एकीकृत प्रणाली से इन चीजों से लड़ सके। छत्तीसगढ़, मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि अपनी परीक्षाओं पे खरा उतरा और यहाँ के स्वास्थ्य प्रणाली अपनी परीक्षा पे आगे आकर उन्होंने बताया कि हम कोविड में कैसे लड़ सकते हैं। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में जिस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग, जो प्राथमिक टेस्ट होते हैं, उसके लिए बहुत सुदूर अंचलों में लैब विकसित किए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ हमारे अस्पतालों की परिकल्पना नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में की गई है। मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की गई है। आपने देखा होगा कि पहले मेडिकल कॉलेज डी रिकॉग्नाइज हो जाते थे, वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते थे, वहां पर पर्याप्त स्टाफ नहीं होता था। जगदलपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव लगातार डी रिकॉग्निशन के शिकार हुए, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षकों की कमी पूरी की गई। वहाँ पर स्टाफ बढ़ाएगा ताकि हमारे मेडिकल कॉलेज डी रिकॉग्निशन के शिकार न हो। उसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज और बनाए गए, 4 मेडिकल कॉलेज बनने को हैं। तो जितने अस्पतालों की बिल्डिंग बननी थी, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बननी थी, चिकित्सा शिक्षकों की पूर्ति करनी थी, वो हमने की। पीएससी की परीक्षाएं पिछले 15 साल नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और जितने संविदा शिक्षक थे वो उम्र को पार कर गए। तो परमानेंट चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाती है। तो सभी और काम करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना काम किया गया उससे ज्यादा और काम करने की जरूरत है, ताकि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली और विकसित और सुदृढ़ हो सके। बिल्कुल राकेश जी, यानी आप मानते हैं कि अभी जितना काम हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो और बेहतर हो सकता है, और भी ऐसी संभावनाएं जो तलाशी जा सकती हैं। मैं आगे बढ़ूंगी और मैं पारसनाथ जी अब आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और हम अगर सियासत भी देखें तो छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा जो गर्माती है वो धान के इर्द गिर्द ही गर्माती है। सबसे ज्यादा जो आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है वो धान के इर्द गिर्द ही होता है। और जब चुनाव आता है, चुनावी साल होता है, तो धान को लेकर और किसानों को लेकर सरकार तमाम दावे करती है, वादे भी किए जाते हैं, घोषणाएं किसानों के इर्द गिर्द होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि धान को लेकर छत्तीसगढ़ के किसान सरकार से कितने खुश हैं? किसान की खुशी का एक ही कारण है कि उसके जो परिश्रम का फल है या अनाज का कीमत है वो सही मिल रहा है। किंतु इस बात पर मैं छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों से इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस या भाजपा या केंद्र या राज्य सरकार को बहुत साफ तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई 2800 बोल रहा है इस चुनाव में, कोई 3000 बोल रहा है, कोई 3500 बोल रहा है, ये इसका सही निदान नहीं है। मैं शुद्ध हृदय से ये मांग करता हूं कि हमारे जो उपज है और जो लागत आती है और लागत में लाभांश जोड़कर एमएसपी निर्धारित किया जाए, यही इसका सही उपाय है। और इसका एक कानून भी बनना चाहिए एमएसपी का, चाहे कोई भी सरकार रहे, एमएसपी का कानून बने तभी जायज है। हम बहुत ज्यादा नहीं मांगते। आज 3000 रुपया धान का क्विंटल लागत आता है, 2100 रुपये समर्थन। पारसनाथ जी, एक लाइन में आंसर दीजिएगा, क्या मांगे सरकार की आपसे? हाँ मैडम, सरकार से आप क्या मांग रखते हैं इस मंच के माध्यम से? हम ये चाहते हैं कि धान की लागत 3000 रुपये प्रति क्विंटल आती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि उसमें 50% लाभांश जोड़ के एमएसपी करेंगे, वही केंद्र सरकार लागू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पारसनाथ जी, चूंकि आप इस मंच पर किसान के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार तक आपकी बात जरूर जाएगी। मैं सत्र का और सिलसिला आगे बढ़ाती हूं, तो शाह जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम अगर पूरे देश की बात करें, पूरे देश की स्थिति की बात करें, तो युवाओं में राजनीति को लेकर इतना ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ में तस्वीर उलट है। जैसा कि आपने हमारे पहले सत्र में भी देखा था, कितने ऊर्जावान नेता हमारे बीच मौजूद थे और उनके जो समर्थक तमाम आए थे, तो वहां से यहाँ का जो माहौल था काफी गर्म हो गया था।
आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में युवा राजनीति को, क्योंकि यहाँ पर जो युवा है राजनीति में काफी सक्रिय है? देखिए, छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से मैं भी कॉलेज में रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, लगातार मैं देखता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में राजनीति है, जो युवा राजनीति है, वो NSUI के माध्यम से, चाहे वो ABVP के माध्यम से हो, चाहे वो युवा मोर्चा के माध्यम से हो, चाहे युवा कांग्रेस के माध्यम से हो, लगातार सक्रिय रहे हैं। और खासकर देखा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, युवाओं को राजनीति में लाने का, चाहे छात्र संघ चुनाव के परिप्रेक्ष्य से हो, चाहे युवा कांग्रेस में इलेक्शंस होते हैं, NSUI में इलेक्शंस होते हैं, तो उससे जो आम घर का जो युवा रहता है, जिसका कोई राजनीतिक वो नहीं रहता, हिस्ट्री नहीं रहती, उनके घर से कोई राजनीति में नहीं रहता है, वो सारे लोग भी, वो भी सारे युवा राजनीति में आते हैं। तो एक ये छत्तीसगढ़ खुद भी एक युवा प्रदेश है, क्योंकि ज्यादा समय हुआ नहीं छत्तीसगढ़ को बने हुए, और जब से मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखा हूँ तब से लगातार जो युवा है वो राजनीति में आने के लिए बहुत प्रेरित रहते हैं छत्तीसगढ़ में। यानी काफी उत्साह युवाओं में राजनीति को लेकर, बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। बिल्कुल मुकेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि उद्योग के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं? पहले मैं अपनी बात कहूं इससे पहले, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, बहुत प्रचलित है ये, उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है जिसका कटोरा स्टील का बना हुआ है, वो स्टील हम बनाते हैं। तो केवल धान से काम नहीं चलेगा, स्टील का कटोरा भी चाहिए होगा, ताकि छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे को हम संजो के सभी दिशाओं में भेज सकें। उद्योग में कितनी संभावना है? मैं कहता हूं उद्योग की संभावनाएं तो अभी छुई भी नहीं गई हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपके एंकर ने कहा था कि आपका चैनल शैशव काल में है, यद्यपि लग नहीं रहा है शैशव काल में कहीं भी, वैसे ही छत्तीसगढ़ में उद्योग भी शैशव काल में है। शैशव काल के उद्योग के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ में देश के पूरे जीडीपी से डबल जीडीपी ऑलमोस्ट पिछले 23 सालों से दे रहे हैं। हमारा जीडीपी हमेशा डबल डिजिट का रहा है, उसमें पूरा योगदान या तो कृषि उपज का होता है या इंडस्ट्रियल उपज का होता है। इंडस्ट्रियल उपज में जो मुझे एक बात हमेशा खटकती है, बीइंग उद्योगपति मैं विश्व के विभिन्न हिस्सों में घूम पाता हूँ जी, भारत के विभिन्न हिस्सों में भी घूम पाता हूँ। स्टील का जैसे एक बड़ा मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में है, तो मैं जब वहां जाके देखता हूँ कि वहां में और हम में क्या फर्क है, तो एक छोटा सा फर्क है और बड़ा मानी खेज है। वो फर्क क्या है? मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हम जो मूल छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हमारे अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है। जब भी हम उद्योग की बात करते तो हमको लगता है बहुत बड़ा उद्योग लगाना है, 200-500 करोड़ का उद्योग लगाना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मुकेश जी, यानी आप मानते हैं कि अपार संभावनाएं छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में जितनी संभावना है अभी उनका और विकास होने की बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल। अब इस सत्र के समापन का समय हो चुका है। तमाम जो हमारे साथ सम्मानीय मेहमान मौजूद थे, मैं चाहूंगी कि मैं सत्र का समापन करूं, उससे पहले आप हमारे सभी सम्मानीय मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पढ़ात हुए जो हमारे मंच में जितना भी अतिथि रही से उमर मन के जो स्मृति चिन्ह है वो प्रदान करे बर हमारे स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जी मंच में आए। एक संगे ही मैं चाहूँ कि जो हमारे अतिथि मन है, हमारे पहुना मन है, जो मन मंच में मौजूद है, वो मन अपन स्थान में खड़े हो जाए ताकि वो मन ला स्मृति चिन्ह जो है वो घलो प्रदान करे जा सके। और मैं चाहूँ कि जब भी सम्मान हुए तब आपो मन के ताली के गड़गड़ाहट कम मत हुए, तो आपो मन हाँ ताली बजात रहो, काबर की सम्मान एक जन के नहीं हुए, सबो लोगन मन के घलो उठे, तो ताली सबको जन पर बजना चाहिए भाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी तमाम जो हमारे मेहमान इस समय मंच पर मौजूद हैं।